नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी केस था जिसको पुलिस ने नहीं, डॉक्टर की सूझबूझ से सुलझाया गया। वो केस क्या था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वारदात के बारे में बात करें। लेकिन वारदात तक जाऊं उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसके साथ ही आप वारदात के बारे में क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, वारदात शुरू करते हैं। वारदात है 1997 की, और वारदात है दिल्ली में एक सुल्तानपुरी इलाका है, उस इलाके की। वहीं पर ही सुल्तानपुरी थाना भी लगता है। सुल्तानपुरी में 1997 में एक छोटा सा नाला था। छोटे से नाले के पास लोग सुबह सुबह घूमने के लिए निकलते हैं या अपने काम से निकलते हैं। तब वो देखते हैं कि नाले के किनारे एक गठरी पड़ी हुई है, और गठरी को देखते ही कुछ अजीब सा लग रहा था। लोगों ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया और बताया कि यहाँ पर एक गठरी है, लेकिन वो गठरी सस्पिशियस है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और उस गठरी को जब खोलती है तो गठरी में से एक लाश मिलती है, और वो लाश एक महिला की होती है। लाश काफ़ी जगह से काफ़ी हद तक गल भी चुकी थी। पुलिस क्या करती है, लाश को ले जाकर सब्जी मंडी मुर्दा घर में रखवा देती है और उसके बाद जांच शुरू करती है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि जो सब्जी मंडी मुर्दा घर है वो देश का लगभग सबसे बड़ा मुर्दा घर है। इससे बड़ा मुर्दा घर पूरे देश में नहीं है, और वहाँ पर तरह तरह की कितनी लाशें ऐसी हैं कि जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आप उनको देख भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, जब पहली नज़र पुलिस की पड़ती है लाश पर तो उनको समझ में आ जाता है कि ये मर्डर का केस है, क्योंकि पहली बात तो लाश को गठरी में लपेटकर, गठरी में बंद करके और नाले के पास फेंका गया था। इससे समझ आ रहा था लाश जो है वो कॉटन की रजाई में बंद थी। तो उससे समझ आ रहा था कि जो कॉटन की रजाई को देखते ही पता चल रहा था कि ये लोअर क्लास फैमिली का केस है। कोई जो लेबर क्लास होते हैं, लेबर क्लास के यहाँ से ये काम हुआ है। लाश के पास से कुछ चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि उसके गले में एक धागा लिपटा होता है और उस धागे में ही एक चाबी का पूरा गुच्छा होता है। साथ ही हाथों में चूड़ियां थीं जो बिल्कुल सही सलामत थी, और उसकी कदकाठी देखकर, उसका रंग रूप देखकर ऐसे लग रहा था कि शायद वह महिला नेपाल या नेपाल का जो बॉर्डर कनेक्ट करता है उस बिहार के एरिया की है। और उसके बाद थोड़ा समय होता है, पुलिस खोजबीन करती है, लेकिन उस लाश के बारे में कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता और पुलिस भूल जाती है। लेकिन वो जो सामान होता है, वो सामान जो लाश से मिला होता है, वो समेट कर रख लिया जाता है। अब चूंकि मुर्दा घर के भी कुछ नियम होते हैं। मुर्दा घर का एक नियम होता है कि आप लाश को कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रख सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम के लिए लाश को नहीं रखा जाता है। फिर उसको संस्कार कर दिया जाता है, उसको दफना दिया जाता है। तो जब टाइम जो है वो निकल रहा था तो पोस्टमार्टम एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट KL शर्मा डॉक्टर हैं वहाँ पर, उनके दिमाग में आता है कि चलो लाश का जो है वो पोस्टमार्टम ही कर लिया जाए। और जब लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उससे पता लगता है कि पहले तो उस जो औरत है उसके सर पर चोट का निशान मिलता है, और वो चोट गहरी चोट होती है। और दूसरा, उसके गले पर भी निशान होता है, और इससे यही साफ होता है कि सबसे पहले उस औरत पर किसी भारी चीज से वार किया गया है, और उसके बाद फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या की जाती है। और जिस हिसाब से उसके पेट में फूड मिलता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्टर ये क्लियर कर देते हैं कि वो लेडी जो है, वो औरत है, वो बिहार की है, नेपाल की नहीं है। इसके अलावा पुलिस एक और बात क्लियर करती है कि ये जो महिला का कत्ल हुआ है ये 2.5 महीने पहले हुआ है।
जब ये बात पुलिस बताती है, जब ये बात डॉक्टर बताते हैं पुलिस वालों को, तो जो एसएचओ होते हैं, एसएचओ उल्टा पुलिस पर ही भड़क जाती है, डॉक्टर पर ही भड़क जाती है, और वो कहते हैं कि ऐसा कभी हो सकता है कि अगर कोई कत्ल 2.5 महीने पहले हुआ हो तो अब तक तो वो बॉडी पूरी सड़ चुकी होती है और उसका तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आता, पर ये बॉडी तो आधी से ज़्यादा सलामत है। तब डॉक्टर बताते हैं कि एक पॉइसर करके साइंस में चैप्टर है, उसमें बताया जाता है कि लाश को सड़ने के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर लाश पानी के आसपास नहीं है तो वो थोड़ा सा कम सड़ेगी, और अगर लाश किसी चीज़ में बंद है, उसको हवा कम मिल रही है, तब भी लाश कम सड़ेगी। तो इसके पीछे 2 रीज़न थे कि वो जो गठरी थी वो पानी के किनारे थी, थोड़ा सा ही पानी उस रजाई को टच कर रहा था, और दूसरी चीज़ वो गठरी में बंद थी तो उसमें हवा का भी प्रवाह नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद एसएचओ साहब बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं और उसके बाद कोई भी कार्रवाई आगे होती हुई दिखाई नहीं देती। अब इसके बाद जो डॉक्टर है केएल शर्मा, वो सोचते हैं कि चलो अब हम ही कुछ करते हैं। तो केएल शर्मा क्या करते हैं कि वैसे ही कदकाठी की एक डमी तैयार करते हैं, और एक डमी तैयार करने के बाद उसमें सारी चीज़ें जो लाश से बरामद होती हैं, जैसे कि वो धागा, वो चाबी का गुच्छा, वो चूड़ियाँ और वो कपड़े जो उस औरत के शरीर पर से मिले थे, उन सबको एक डमी, उस डमी को पहना के, और एसएचओ साहब से कहते हैं कि एक डमी तैयार की है, इसको कम से कम अपने पुलिस स्टेशन में एक साइड रखवा दीजिए। एसएचओ साहब कहते हैं चलो इतना हम कर लेंगे, और वो डमी को उधर साइड में रखवा देते हैं, और उसके बाद इंतजार करने लग जाते हैं कि कोई आएगा जो दावा करेगा कि ये उनके जान पहचान की औरत है। लगभग 1 हफ्ता निकल जाता है, और 1 हफ्ते के बाद ये चमत्कार होता है। एक वृद्ध पुरुष पुलिस स्टेशन आता है, और जब वो बाहर उस डमी को देखता है तो थोड़ी देर के लिए देखता रहता है, और उसके बाद अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद फिर पुलिस से पूछता है कि ये जो बाहर पुतला है ये किसका है। पुलिस बताती है कि लगभग 2.5 महीने पहले हमें एक लाश मिली थी, तो जो ये चीजें हैं जो डमी पर टंगी हुई हैं वो उस औरत की हैं जिसकी लाश हमें मिली हुई थी। इतना सुनना था कि वो वृद्ध पुरुष फिर बाहर आता है और बहुत ध्यान से उस डमी को देखने लग जाता है, और फिर अंदर जाने के बाद कहता है कि ये जो चीज़ें उस डमी में टंगी हुई हैं वो चीज़ें तो मेरी बेटी की हैं, और जो लगभग 2.25 महीने से गायब है। तब इस पर पुलिस कहती है कि तुम्हारी बेटी 3.25 महीने से गायब है और तुमने कंप्लेन नहीं करवाई। तब वो वृद्ध पुरुष कहता है कि लगभग 3.25 महीने पहले मैंने इसी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी अपनी बेटी की मिसिंग की। जब ये बात एसएचओ साहब को पता लगती है तो एसएचओ साहब अपनी जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट में सबकी क्लास लगाते हैं, डांटते हैं, और उसके बाद फिर उस वृद्ध पुरुष से कहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो वो बताते हैं कि 3.25 महीने पहले मेरी बेटी गायब हुई थी, और मैं आया था, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन मेरी बेटी का कहीं कुछ भी पता नहीं लगा। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ रहती थी, तो वो इलाका बता देते हैं जिस इलाके में उस वृद्ध की बेटी रहा करती थी। जब पुलिस उस जगह पर जाती है तो वहाँ पर घर के बाहर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस वालों से पूछा जाता है तो आस पड़ोस वाले कहते हैं कि इस आदमी की ये तब से गायब है जब से इसकी बीवी गायब है, और बीवी के गायब होने के 3-4 दिन बाद से ही ये हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले उसके गांव का पता पूछते हैं और ये पूछते हैं कि वो कहाँ का है। तब उसका जो फादर होता है लड़की का, वो बताता है कि ये हमारे ही बिहार के एक गांव का है। और जब पुलिस वहां पर जाती है तो जो उसका पति होता है लड़की का, वो उस गांव में मिल जाता है। पुलिस उसको अपने कब्जे में करती है और वापस दिल्ली ले आती है। और जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो वो नानोकुर करता रहता है, लेकिन बाद में वो अपनी पूरी कत्ल की कहानी बता देता है और कहता है कि हाँ, अपनी बीवी का कत्ल मैंने ही किया था। जब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने कत्ल क्यों किया था,
तब वो कहता है कि साहब मुझे शराब की लत थी, मैं शराब पीता था और मेरी जो घरवाली थी वो हमेशा टोका टाकी करती थी, बहुत झगड़ा करती थी मुझसे। एक दिन मैं नशे की हालत में घर आया और उसने मुझसे झगड़ा किया और मुझे गुस्सा इतना आया कि मैंने किसी भारी चीज़ से उसके सर पर चोट करी और जब वो लगभग गिर गई तो फिर मैंने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इतना सुनना था कि पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है और चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद उसको केस को कोर्ट में भेजा जाता है और उसके बाद उस आदमी को कोर्ट उम्र कैद की सज़ा दे देती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी वारदात। आप वारदात के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली कहानी में एक नई वारदात के साथ। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।